ही खतर है हर जानदार के लिए। तो इंसान बेटा कितना भी गुस्से में क्यों ना आ जाए, वो ये जरूर सोचता है कि अ, इस नहज पे ना पहुंचे, इस पॉइंट पे ना आए, वहां पे फिर पॉइंट ऑफ नो रिटर्न हो वहां पे। अभी तो खुली कहानी है कि इसराइल मुसलमानों को मारना चाहता है। वो अपनी किताब का हवाला लेके अपनी सल्तनत और अपनी बादशाहत का ऐलान कर चुका है पहले से। दिस इज नॉट टुडे। तो वो उनका तरीकेकार 25-30 सालों से यही है कि हर मुसलमान मुल्क में घुसो, वहां पे इंतशार पैदा करो, और जो उनके मजबूत लीडर्स हैं उनको, उनकी असैसिनेशन करो, और इस तरह वो आगे चलते रहेंगे। तो उनको तो इतने क्या कहते हैं कि डिटेल में बेटा जाने की जरूरत ही नहीं है ना। आपको पता है इराक में क्या हुआ, आपको पता है इजिप्ट में क्या हुआ, कर्नल कजाफी, सद्दाम, बहुत से दूसरे मुसलमान जो खास तौर पे जो किंग फैसल थे, तो इन सबको आला मकाम पे जन्नतों में, और उनके आमीन। तमाम गुनाह जो है उनकी मग़फ़िरत फरमाए। बेटा हमें कुछ पता नहीं कौन से हम अपने अहले लागू होना चाहिए, ठीक है? तो पॉइंट मेरा मेरा ये है कि इस हवाले से हम सोचते हैं कि अ, हम किस सिमत जाएं और हम किस तरफ जाएं। तो ये बड़ा मुश्किल एक मोड़ आ जाता है इंसान की जिंदगी में। लेकिन अब तो बेटा चीजें क्लियरली अब अनफोल्ड हो रही हैं। इनका सबका यही प्लान है शुरू से ही कि पहले आस्ते आस्ते करके पूरे बेल्ट को कमजोर करो, और फिर एक साथ इन पे धावा बोलो। क्या कर सकते हैं बेटा, हम और आपके हाथ में कुछ नहीं है। जिनके हाथों में स्टेयरिंग व्हील है वही हमें गलत डायरेक्शन पे लेके जा रहे हैं। अभी एक में अमेरिकन एनालिस्ट है, इस पाकिस्तानी, लेकिन वो पहले डोनाल्ड ट्रम्प का खास मुशीर है वो। उसने बड़ी लाजवाब बात की कि हम जो मुस्लिम कंट्रीज है, पाकिस्तान का उसने स्पेसिफिक जिक्र नहीं किया था उसमें, लेकिन उसने ओवरऑल मुस्लिम उम्मा के बारे में बताया था कि और टेक्नोलॉजी में हम लोग पीछे हैं, तभी हम तादाद में ज्यादा होके भी यही तो हमारा मुल्क कमियां है। ये अब अगर पाकिस्तान की बात करूं और पाकिस्तान में भी सिंध की बात करूं, तो ये हमारा, आप तो अभी छोटे बच्चे हैं, मैं तो जब से होश संभाला है तो यही जो है बेड़ा गर्क में देख रहा हूँ। लेकिन मायूसी कुफर है, और हमें बेटा इस चीज को अभी भी होश के नाखून लेने चाहिए। ये कोई मुश्किल चीज नहीं है इस तरह करना, ठीक है जी। आप थोड़ी सी तारीफ करिए बेटा। ये मेरे ख्याल में 1997 में तुर्की का क्या हाल था, और फिर 2007 में तुर्की कहाँ पहुंचा, ये जरा बेटा देखिए। चाइना की भी लगे हाथों हिस्ट्री पढ़ने कि इन मुल्कों ने कितने साल लगे अपने पाँव पे खड़े होने में और मजबूत ताकत बनने में। हार्डली 10-15 साल, नॉट मोर देन दैट, क्योंकि इतना ज्यादा टाइम लगना भी नहीं चाहिए। तो आप लोगों से बेटा मैं यही कहूंगा कि अब तो मैं क्लास में बता रहा था वर्ल्ड वॉर 2 की वो हिस्सा था। करंट ऑन ऑन लाइव हम ये सारी चीजें एज वी आर स्पीकिंग दैट्स हैपनिंग। बमबारी चल रही है उसमें, और कितने बेगुनाह लोगों को मार रहे हैं वो। उन बच्चों पे जो स्कूल पे उन्होंने हमला किया है, छोटी बच्ची प्राइमरी स्कूल की, कमोबेश वहां पे 85 बच्चे, अभी जो न्यूज में है तो 150 वहां की हालत है उनकी। तो मुसलमान इसी के बेटा मरने के लिए हैं। हाँ, क्योंकि उनको समझाने वाला कोई नहीं है, उनको सही रास्ता नजर आता है फिर भी उधर कर ले।
बेटा ताकत, ताकत अगर वो ताकत नहीं आती है, कि 100-200 बंदे ताकतवर हो गए, ऐसा नहीं है बेटा, ऐसा बिल्कुल नहीं है। दुश्मन एक बम फेंकना है सब, लेकिन हमें बेटा इसके लिए मजबूत होना चाहिए, होना करना पड़ेगा। अल्लाह खैर करे बेटा, दुआ दुआएं मरने से या तकलीफ तकलीफ में उसको देख के किसी को भी खुशी होगी। नहीं है, फला नहीं है, फला नहीं। उन बच्चों से कंपेयर करें, उनका तो कोई फ्यूचर नहीं है, वो तो एक तो मुश्किल से नसीब होता है, तो वो सोच रहे होते हैं कि अगले हमें टाइम पे दोपहर में या शाम को क्या मिलेगा। बेटा ये इस बात पे सोचें प्लीज, हम बिल्कुल एक कमजोरसी वाली और बेहसी वाली लाइफ ना गुजारें, और हमें इसके लिए अपने आप को तैयार करना पड़ेगा, और हमें अपनी ताकत और अपनी फौज बनानी पड़ेगी जो कि टेक्नोलॉजी में आगे बढ़े। एनीवे बेटा, अल्लाह खैर करे, बड़ी अजीबनाक खबरें सुनने में आ रही हैं रोज रोज, अल्लाह ताला बेटा आसानी फरमाए। ओके आमीन आमीन जी, लास्ट टाइम हमने क्या किया था, अभी कुछ आमीन मुझे आमीन। जरा याद दिलवा दें। सर लास्ट टाइम हमने एवरी सर्किट पे रजिस्टर्स वगैरह की फ्लो ऑफ वोल्टेज वगैरह करंट टेस्ट किया था। क्या बेटा दोबारा जरा बताएं। सर एवरी सर्किट .com की वेबसाइट पे ये डिजिटल हाँ हाँ सर्किट्स हाँ। बनाना सीखे थे। अच्छा बेटा, आप वो सर्किट बना के आपने मुझे भेजे थे ना। जी सर। वंडरफुल वंडरफुल, मैंने बेटा देखे वो, बड़े आपने शानदार अच्छे बनाए। तो बेटा क्या आपने अखज के देखे। बेटा मैं हमेशा आपसे कहता हूँ कि वन वे डिस्कशन ना हो ना। मैं जब कोई दिखा रहा हूँ तो आप उसको उस पे इकदाम करेंगे, उसको काम को अटेम्प्ट लेंगे उस पे। अब मुझे बताएं, अब आपकी अंडरस्टैंडिंग इन सर्किट्स और इलेक्ट्रॉनिक्स के बारे में कितनी बेहतर हुई है, कुछ बेहतर हुई है इसमें। जी सर बेहतर तो हुई है, कनेक्शंस करना समझ आए। राइट, और फिर इसकी सिमुलेशन आपकी के करंट कहाँ से फ्लो हो रहा है, वोल्टेज कितना हो रहा है, रेजिस्टेंस बढ़ाने कम करने से क्या हो रहा है। जी सर बिल्कुल। जब मैंने वोल्टेज इंपुट किया एवरी सर्किट .com पे, तो जब मैंने बहुत हाई वोल्टेज सेट किया तो वो फ्लेम शो कर रहा था जो मैंने एंड में एलईडी थी। फिर मैंने रजिस्टर की वैल्यू बढ़ाई तो उसने करंट को, वो जो करंट फ्लो कर रहा है उसको नॉर्मल किया और वो नॉर्मल एलईडी ग्लो करना शुरू की। वोल्टेज बढ़ाने के बाद आपने रेजिस्टेंस बढ़ा दी तो करंट कंट्रोल हो गया, राइट। जी जी सर। ओके, नाउ दिस इज द पॉइंट। बेटा मैं उम्मीद रखता हूँ कि आप सब बच्चे इस बात को सुन रहे हैं। देखिए बेटा, ये हमारा एक ऑपरेटिंग पॉइंट था, और बेटा जब आपने वोल्टेज बढ़ाया था तो एलईडी के साथ क्या हुआ था। सर एलईडी डिस्ट्रॉय डैमेज हो रही थी। डैमेज हो गई थी। तो ये हमारे ग्राफ में जो मैंने आपको ग्राफ बताए हैं उसमें कौन सा पॉइंट है बेटा ये। हम्म। सर याद नहीं। फिर हम 4 रीजन हमने डिस्कस किए ना इससे पहले, कट ऑफ रीजन, सैचुरेशन रीजन, एक्टिव रीजन एंड ब्रेक डाउन रीजन। तो जब एलईडी बर्स्ट हुई तो उस वक्त ब्रेक क्या डाउन हुआ। रीजन हुआ। ब्रेक डाउन रीजन। एग्जैक्टली, इट इज अ ब्रेक डाउन रीजन। बेटा सब जो सुन रहे हैं इस बात को अपने जहन में रखें कि एक सर्टेन वोल्टेज की लिमिट से जब वोल्टेज बढ़ गया
लेकिन फिर उसको कंट्रोल किस तरह किया गया, वोल्टेज उतना ही रखा, लेकिन रेजिस्टर की रेजिस्टेंस को बढ़ा के फिर इसको कंट्रोल किया गया। बेटा आपने ऐसे ही किया था। बेटा आवाज नहीं आ रही है। सर नेट अटक गया था एकदम। बेटा मैं दोबारा रिपीट करता हूँ कि वोल्टेज जब बढ़ा दिया लेकिन उसको कम किए बगैर रेजिस्टेंस को बढ़ा दिया गया, तो उसकी वजह से एलईडी की लाइफ को बहाल कर लिया गया, राइट। जी सर। तो बेटा वोल्टेज बढ़ाने से क्या बढ़ा था? सर फ्लो ऑफ करंट बढ़ गया था। एग्जैक्टली, दैट्स व्हाट इज पॉइंट। अब हम बात कर रहे हैं इन तीन चीजों की। P इज इक्वल टू आई आर, जो हमें बताता है कि वोल्टेज बढ़ाने से करंट बढ़ता है और रेजिस्टेंस बढ़ाने से करंट कम होता है। ठीक है। अच्छा बेटा, अब एक चीज है यहाँ पे थोड़ी सी, एक मैं कॉम्प्लिकेशंस तो नहीं कहूंगा इसको, लेकिन कंफ्यूजन है। यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एक रेजिस्टर की, एक वोल्टेज और एक ही करंट फ्लो कर रहा है, राइट। जी सर। ट्रांजिस्टर में हमारे पास तीन वोल्टेज हैं, तीन रेजिस्टेंस है और तीन करंट्स के फ्लो वहां पे होते हैं। तो अब हमारी खाली एक चीज को चेंज करने से दूसरी पे असर नहीं पड़ेगा। अब बहुत से तीन तीन वोल्टेज है, तीन करंट है और तीन रेजिस्टेंस है, तो हमारी किसी भी एक चीज को चेंज करने से सब पे असर पड़ेगा। यस सर। तो बेटा अब यही चीज हमें इस चीज को समझने में ज्यादा एक कारामद साबित होगी। बेटा ये स्क्रीन पे मैं आपको ये प्रेजेंटेशन जो है वो शो कर रहा हूँ, अब मेरे ख्याल में आपको आ चुकी होगी नजर। ये प्रेजेंटेशन मैं आपको फर्स्ट पेज से लेके जाता हूँ। ये मुझे मेरा ऑनलाइन ही मिली है। डॉक्टर इम्तियाज हुसैन साहब हैं, ये मेहरान में पढ़ते थे, टीचर थे और मेरे अच्छे कुलीग थे वहाँ पे। ये काफी पुरानी प्रेजेंटेशन है, अब तो ये कराची कब से आ गए, जब से मैं कराची आया हूँ 2017 में तो ये भी इधर आ गए थे। अब ये इधर किसी यूनिवर्सिटी में माशाल्लाह पढ़ाते हैं एज अ प्रोफेसर। तो मैं सर्च कर रहा था तो मुझे इन्हीं का ही लिंक मिला, तो आई नो कि इज वेरी कॉम्पिटेंट गाय, तो उसने प्रेजेंटेशन भी बहुत अच्छी बनाई हुई है। लेकिन बेटा अब हम सीधा अ, इस रीजन में जाए। ये जो आपको पीएनपी और एनपीएन ट्रांजिस्टर नजर आ रहा है, अब चूंकि जब अभी आपकी स्टूडेंट ने बात की कि सर मैंने जब वोल्टेज बढ़ाया तो करंट बढ़ा और एलईडी बर्स्ट हो गई, जो कि हमारा ब्रेक डाउन रीजन था। यहाँ पर बेटा हमारे पास, मैं एनपी को ही एनपीएन को ही अपने उसमें ला रहा हूँ, तो यहाँ पे तीन रेजिस्टेंस है। वेल वी पे रेजिस्टेंस यहाँ पे शो नहीं है, तो चलो एक सर दर्द हमारा कम हो गया, लेकिन वोल्टेज तो तीन है ना। और वी बी कहाँ पर होगा, उसकी जगह गिवन है। वी सी कहाँ पर होगा, उसकी जगह गिवन है। और वी ई कहाँ पर होगा, उसकी जगह गिवन है। अब बेटा इसके साथ साथ मैं आपको एक और दिखाता हूँ, जो कि जो मैंने पहले भी क्लास में इसका जिक्र कर चुका हूँ, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग ये चीज मुझे ऑनलाइन पढ़ाने में बड़ी दुश्वारी हो रही है, क्योंकि बोर्ड पे और फिर बंदा आमने सामने होता है तो बड़ी डिफरेंट और अच्छी इंटरेक्शन होता है। बेटा ये हमारे पास अब ये एडवांस्ड कंट्रोल इंजीनियरिंग की किताब है, इसका नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, यू कैन सी हियर। उसमें ये ए जो है रेजिस्टेंस हमारे पास का एक सिंबल या स्कीमेटिक गिवन है। अब जैसे यहाँ पे इस रेजिस्टेंस में V1 यहाँ पर है और V2 यहाँ पर है, तो अगर हम जो ये समझे कि VBB है, यानी कि
बेस पे जो वोल्टेज है और ये VB है, यानी मैं अभी दोबारा वापस स्क्रीन पे जा रहा हूँ अपने उस प्रेजेंटेशन में, तो आपको ये समझना जरूरी है कि कौन सा वोल्टेज किस पोजीशन पे है और कहाँ रिप्रेजेंट कर रहा है। जैसे यहाँ पे देखें, RB को उठा ले, RB के लेफ्ट हैंड पे VBB है और राइट हैंड पे VB है, तो उसका इसकी वैल्यू क्या होगी, जो हम अगर ओम्स लॉ इसमें अप्लाई करें तो VBB माइनस VB इज इक्वल RB इंटू IB, राइट। अब बेटा हम जाएंगे इक्वेशन की तरफ। हमने जो रेजिस्टेंस की इक्वेशन, कैपेसिटेंस की इक्वेशन जो इसमें पढ़ी थी लास्ट टाइम, आप दोबारा भी इसको रिव्यू कर सकते हैं। गूगल पे सारी चीजें बेटा आपको आराम से मिल जाएंगी। लेकिन हम इसको ओम्स लॉ या जो वो है वोल्टेज लॉ, किरचॉफ का जो है KVL, वो अप्लाई करके इसके एनालिसिस करेंगे। अब ये 4 रीजन का बेटा हमने जिक्र किया था, और उन रीजन में हम यहाँ पे हम डिस्कस कर चुके हैं कि मुख्तलिफ वैल्यू से हमारे पास इतना कि वर्बली चीजों को क्लियर करूं या फिर उनको इक्वेशन पे की तरफ लेके लाऊं, तो इससे बेहतर है कि मैं आपको इक्वेशन दिखा देता हूं ताकि आपको पता चले। अब जो ट्रांजिस्टर का जो टोटल करंट है इसमें, वो किसके बराबर है? ट्रांजिस्टर में जो एमिटर का करंट होता है वो बराबर होता है कलेक्टर और बेस के करंट के बराबर। अच्छा, ये तो होगी दो अलग अलग चीजें, IC एंड IB। अच्छा, IC किसके बराबर है? IC जो है वो अल्फा इंटू IE के बराबर है, या अगर बीटा की फॉर्म में लें, जो कि गेन है दोनों हमारे। बेटा गेन क्या होते हैं? जो कि एम्पलीफाई करके हमें देते हैं, हम कितनी इसको इनपुट दे रहे हैं और वो कितने टाइम्स मल्टीप्लाई होके बढ़ के मिलती है, तो उसको गेन बोलते हैं, अचीवमेंट बोलते हैं। ठीक है, तो दूसरी इक्वेशन जब अगर हम बीटा के फॉर्म में लें, तो वही IC जो कलेक्टर करंट है वो बीटा इंटू IB के बराबर है। ठीक है। अच्छा बेटा, हमारे पास कौन सा करंट इजीली अवेलेबल है, कौन सी वैल्यू हम इजीली अवेलेबल कर सकते हैं? अब देखिए, इसमें भी करंट का जिक्र हो रहा है, तीनों इक्वेशन में करंट है, IE, IC, IB। कहीं भी हमारे पास इक्वेशन में वोल्टेज नहीं है। इससे अगर आगे हम देखेंगे तो यहां पर हम जो वोल्टेजेस हैं उनकी इक्वेशन को बेटा यूज कर रहे हैं। अब जो ये VC है, तो VC है, ये VC जो कि हमारे पास इस पिक्चर में ये सेंटर पे लिखा हुआ है, ये ना, ये किसके बराबर है? इसके अपोजिट करंट कौन सा है जो यहां से यूं आ रहा है? VCC। तो इसकी इक्वेशन हमारे पास बेटा क्या बनेगी? VCC माइनस ICRC। दैट्स वेरी क्लियर। जो अभी मैंने रेजिस्टेंस में V1 और V2 था, तो नेट वोल्टेज V1 माइनस V2 बना। मैं दोबारा बेटा आपको इसका क्विक रिव्यू दे देता हूं। ये बेटा सिंपल अलजेब्रिक इक्वेशंस हैं जिनकी मदद से हम बेटा कर सकते हैं। बेटा देखिए, मैं इसको थोड़ा सा जूम इन कर देता हूँ। ये आपके पास रजिस्टर है, उसके इनपुट पे एक तरफ V1 है और एक तरफ V2 है, जिस तरह भी जो हम कलेक्टर की बात कर रहे हैं। तो रेजिस्टेंट एलिमेंट के लिए, फॉर अ रेजिस्टिव एलिमेंट, ओम्स लॉ अप्लाई किया तो हमें पता चला कि V1 माइनस V2 इज इक्वल टू RI। हमारे पास अभी इंडक्टर नहीं है, हमारे पास अभी कैपेसिटेंस नहीं है, तो अब अभी उनका जिक्र नहीं कर रहा है। लेकिन इस इक्वेशन को ध्यान में रखें, जो रेजिस्टेंस एलिमेंट है उसके लिए हमारे पास इक्वेशन क्या है, और हम एग्जैक्टली इसी इक्वेशन का इस्तेमाल करके अपनी कैलकुलेशंस करेंगे। तो ये इक्वेशन हमें ऑलरेडी गिवन है, हम इसको आराम से समझ के डील कर सकते हैं। तो ये बेटा जो अभी जो यहाँ पर ये इक्वेशन लिखी है, ये एग्जैक्टली वही चीज है। तो VCC V1 है, VC V2 है, और RI जो था वो इधर RIC, RC और IC लिखा हुआ है। अच्छा, जो बेस का वोल्टेज है बेटा, ये इक्वेशन बेसिक्स हैं, इनको समझना बहुत जरूरी है। जो बेस वोल्टेज है वो VE
और प्लस VBE के बराबर। अब अगर आप सिलिकॉन में काम कर रहे हैं तो आपको ये फिक्स वैल्यू है, आपको ऑलरेडी पता है कि 0.7 इसका मिनिमम है ही है। तो अभी हम जिक्र कर रहे हैं इस पे जो बेस वोल्टेज है ये, और VE के बराबर है। तो ये VB बेटा किसके बराबर हुआ? VE, जो कि नेक्स्ट उसके बराबर है, प्लस VBE। अब हम चेक करते हैं कि ये BE कहां पर है। बेटा आपको यहाँ पे कभी BE नजर आ रहा है यहाँ पे? नो सर। आप बताएं कहां पर होगा वो? नहीं सर, नहीं नजर आ रहा। हम्म मुझे बताएं बेटा कहां पर, कौन सा होगा ये? बेटा थोड़ी कोशिश करें, मुझे बताएं कि VBE कहां पर होगा। देखिए VBE की बात कर रहा हूं मैं, वोल्टेज अक्रॉस बेस एंड एमिटर। देखिए बेटा, बेस आपका ये रहा, एमिटर ये, तो ये VBB जो है वो असल में VBE है, क्योंकि ये दोनों के साथ कनेक्ट हो रहा है, बेस के साथ भी और यहाँ से एमिटर के साथ भी। तो ये वही हमारा वोल्टेज है जो VBB है, दिस वन। ठीक है बेटा, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब बेटा बेटा आपने एक चीज जो अभी बताया, जिस स्टूडेंट ने भी ट्राई किया था कि वोल्टेज बढ़ाया तो LED बर्स्ट हो गई, यानी कि ब्रेक डाउन पॉइंट पे हम आ गए थे। लेकिन फौरन नहीं आया होगा ना, आपने थोड़ा थोड़ा बढ़ाया होगा, तो फिर जाके वो किसी एक पॉइंट पे, जब एक पॉइंट पे लिमिट हुआ तब जाके वो बर्स्ट हुआ। इसी वजह से बेटा उसको बोलते हैं ऑपरेटिंग पॉइंट। बेटा क्या बोलते हैं उसको? ऑपरेटिंग पॉइंट। वो पॉइंट जहां पे आपका सिस्टम एक्टिव होगा और वो बेहतरीन तरीके से चलेगा। उससे आगे अगर हमने उस पर कुछ भी जोर आजमाई की या उसकी वैल्यूज को बढ़ाया तो वो बस्ट हो जाएगा। अच्छा, ये ऑपरेटिंग पॉइंट, जो बेटा आपको ये पिंक लाइन नजर आ रही है, ये अगर 30 वोल्ट तक पहुंचे तो हमारे पास कट ऑफ रीजन आ जाएगा। क्यों? क्योंकि 30 वोल्ट पे करंट, हमारे पास IC की वैल्यू क्या है? 0। क्योंकि ये हॉरिजेंटल लाइन है, इस हॉरिजेंटल लाइन पे IC की वैल्यू 0 होगी। तो वोल्टेज आप कितना भी बढ़ाएं, लेकिन करंट उसमें 0 आ रहा है, यानी कि आपने रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा बढ़ाई हुई है और वो चलेगा नहीं। तो हमें एक सबकी वैल्यूज को देखना है कि भाई वोल्टेज सबका सही है, रेजिस्टेंस सबकी सही है, और फिर ये। लेकिन आपको अगर मैं बोलूं कि आपको मैं हंड्रेड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ ट्रांजिस्टर और ये दे दूं कि यार मुझे एक फिक्स, मुझे ऑपरेटिंग पॉइंट ट्रांजिस्टर का निकाल के दें, मुख्तलिफ रेजिस्टेंस लगा के, मुख्तलिफ बैटरी के सप्लाई देकर, आप परेशान हो जाएंगे कि कौन सा कॉम्बिनेशन किसके साथ लगाऊं, कौन सी 3 रेजिस्टेंस लगे, कौन सी 3 बैटरीज लगे, जिनके लगने से मेरा जो ट्रांजिस्टर है वो ऑपरेटिंग रीजन में है, क्योंकि आपको उसकी बैकग्राउंड पता ही नहीं है कि वो किस रेंज में चलता है। अगर मैं इसकी एक और एग्जांपल बेटा दूं कि सपोज मैंने आपको कोट के बटन दे दिए या शर्ट के बटन दे दिए कि यार फला शर्ट में बटन टूटा हुआ है, इसको इसको लगाएं, तो आप बोलोगे यार कौन सा बटन होगा जो इस पे फिक्स बैठेगा और वो सही तरीके से दूसरों के साथ अलाइन होगा, दूसरों के साथ वो मैच करेगा। कहने का बेटा पॉइंट ये है कि कितने भी मैं आपको रजिस्टर दे दूं, मुख्तलिफ किस्म की बैटरीज दे दूं, आपको हिट एंड ट्रायल मेथड से ट्राई करना पड़ेगा कि यार ये लगा के चेक करते हैं, नहीं हो रहा, ठीक है दूसरा ट्राई करो। ये लगा के चेक करते हैं, नहीं हो रहा, दूसरा ट्राई करो। लेकिन यहाँ पर 6 चीजों के मिजाज मिलने चाहिए, 3 रजिस्टर, 3 वोल्टेज। तो इन 6
लोगों के या 6 कंपोनेंट के मिजाज को मैच करना बहुत ही बेटा मुश्किल होगा। इसीलिए इस ग्राफ का इस्तेमाल किया जाता है। ये आपको पहले से बता देता है कि इतने वोल्टेज पे, इतने करंट पे आपका जो ऑपरेटिंग पॉइंट है, जिसको हम क्यू पॉइंट बोलते हैं, वो कहाँ करेगा। इसमें जो मेन चीजें हैं वो बेटा 3 है। आप देख सकते हैं कि वर्टिकल लाइन पे हमें कलेक्टर करंट गिवन है, और जो हॉरिजॉन्टल लाइन है वो कलेक्टर और एमिटर के दरमियान जो वोल्टेज है वो हमें गिवन है, और जो बीच में से ब्लू लाइन जो हमारी गुजर रही है वो बेस करंट है। ठीक है, तो हमारे पास ये 3 कंपोनेंट्स, यानी कि कलेक्टर, बेस और एमिटर और कलेक्टर का कॉम्बिनेशन, कलेक्टर और एमिटर का वोल्टेज, कलेक्टर और बेस का करंट, इन तीनों चीजों की मदद से हम ऑपरेटिंग पॉइंट को डिफाइन कर सकते हैं या उसको मैनेज कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमें ये पता होगा कि अब हमारा ट्रांजिस्टर खराब नहीं होगा। अगर हमने लगा दिया उस पे सिस्टम जो हमें पता है कि भाई ये ऑपरेटिंग पॉइंट है, फिर भी हम सेफ्टी के लिए क्या लगाएंगे कि खुदा न खास्ता अगर वोल्टेज बढ़ जाए तो हमारा ट्रांजिस्टर या हमारा सर्किट बच जाए, क्या लगाएंगे हम लोग? जी बेटा। बेटा मेरे ख्याल में सारे सो गए नहीं? बेटा जाग रहे हैं सारे? ओहो। यस यस सर। नहीं 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 बेटा, मैं तो नहीं समझता। मुझे लगता है सबको मैं लोरिया सुना रहा हूँ, सारे लंबी नींद पे। वैसे ही ज्यादातर बच्चे सोने की हालत में देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे। नहीं हो रहे। अरे बाबर आजम आ गए क्या हमारी क्लास में? कौन है बाबर आजम? एक सेकंड। जी बेटा मुझे बताएं कि हम वोल्टेज अगर बढ़ जाए किसी भी टेक्निकल पॉइंट की वजह से, मसले की वजह से, तो सिस्टम को हम कैसे सेव करेंगे? कोई बेटा बता सकता है? कि अगर वोल्टेज किसी भी गलती की वजह से बढ़ जाए तो हम सर्किट को अपने कैसे महफूज रख सकते हैं? रेजिस्टेंस को बढ़ा देना। नहीं नहीं बेटा, नो 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 नो, वो एक अलग कंपोनेंट है जो मैंने क्लास में आपको दिखाया भी था। सर फ्यूज लगा के सर। एग्जैक्टली बेटा, फ्यूज लगा के हम अपने सिस्टम को सेव कर सकते हैं। तो भले वो एक ब्रेकडाउन रीजन तक पहुंचने से पहले जैसे जैसे, अच्छा मुझे इसमें बताएं बेटा कि ब्रेकडाउन कब होगा, इसमें कब हो सकता है? या तो हम VCE को बढ़ा दें, क्योंकि फिर पिंक लाइन आगे की तरफ चली जाएगी। अमूमन जो बेटा हमारे पास इसमें नजर आ रहा है, क्योंकि ब्रेकडाउन रीजन जो है वो हमारा राइट हैंड पर है, एक्सट्रीम राइट हैंड पर, तो वोल्टेज जो हमारा है उसको हमने कंट्रोल में रखना है। लेकिन ऐसे ना हो कि करंट फिर कम फ्लो करे या ज्यादा फ्लो करे कि वो हमें, जैसे आप देखें कि IC की वैल्यू जो है वो कभी भी हमारे पास बढ़ सकती है, और IB की वैल्यू भी मुख्तलिफ जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल लाइंस हैं उनसे बढ़ सकती है। सिमिलरली बेटा यहाँ पर अगर आप देखें, अब हमने
करंट की इक्वेशन देखी, वोल्टेज की इक्वेशन देखी, अब हम रेजिस्टेंस की इक्वेशन देख रहे हैं। इसमें क्या है, वोल्टेज डिवाइडर, वोल्टेज डिवाइडर बायसिंग इज वाइडली यूज। बहुत ही ये जो है वो डिटेल में ये वो बल्कि लोगों के में काफी मशहूर है ये, और जो लोग इसको बहुत इस्तेमाल भी करते हैं। उसकी जो इनपुट रेजिस्टेंस है, अब बेटा ये आर इन कहाँ से आई और बीटा की वैल्यू क्या है, और आर ई ये बेटा हमारे पास वोल्टेज डिवाइडर के तौर पे इस्तेमाल हो रहा है। मैं इसमें बेटा एक और चीज का इजाफा करूंगा, जस्ट गिव मी फ्यू मिनट्स। ये बेटा अगर देखें आपके मुख्तलिफ ऑपरेटिंग पॉइंट्स, मैं यही चाह रहा था कि थोड़ा सा उस फिगर से, पहली फिगर से आपको मैं थोड़ी चीजें वाज़ेह करूं दोबारा। अब ये हमारे पास मुख्तलिफ ऑपरेटिंग पॉइंट्स हैं, इसमें हमें कहाँ पे रहना है, जो दरमियान में ब्लू रीजन है, और आई बी की वैल्यू 200 मिली एम्पियर, 300 मिली एम्पियर या 400 मिली एम्पियर तक होनी चाहिए। यहाँ पर अगर आप डीसी बायस सर्किट देखें, ये जो लेफ्ट हैंड पे बॉटम पे जो पिक्चर है वो करंट की डायरेक्शन हमें शो कर रही है। आप जरा ये एक और भी चीज बेटा देखें कि आर बी की वैल्यू कितनी रखी हुई है हमने यहाँ पे, 10 किलो ओम सर। इसका मकसद है कि इस तरफ का नलका बंद है, सिर्फ पानी को बहाव ऊपर से नीचे की तरफ अलाउ है। और यही जो फ्लो था ये मैंने आपको एवरी सर्किट में यही सर्किट बना के दिखाया था कि वीसीसी वोल्टेज 0 to 10 और वीबीबी वोल्टेज जो है वो 0 to 5 है, और जो गेन है डीसी का वो 100 है, यानी जो भी इनपुट होगा वो 100 टाइम्स बढ़ जाएगा। अगेन आई रिपीट, जो भी इनपुट होगा वो 100 टाइम्स बढ़ जाएगा। अब बेटा यहां पर हम देखें कि ऊपर जो लिखा हुआ है सेकंड लाइन पे, द डीसी ऑपरेटिंग पॉइंट बिटवीन सैचुरेशन एंड कट ऑफ इज कॉल्ड द क्यू पॉइंट। अब क्यू पॉइंट सिर्फ एक नहीं है, मुख्तलिफ है, Q1 Q2, डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, आप क्या चाहते हो। तो गोल क्या है, इज टू सेट द क्यू पॉइंट सच दैट it does not go into saturation or cut off when an AC signal is applied। अब बेटा हम बात कर रहे हैं कि डीसी सर्किट में AC सिग्नल कैसे अप्लाई करेंगे। असल में तो बेटा ये जो एम्प्लीफिकेशन होती है वो हम AC सिग्नल में करते हैं, लेकिन सर्किट हमारा डीसी होता है। तो रिक्वायरमेंट क्या होती है बायसिंग नेटवर्क की, इंश्योरिंग प्रॉपर जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट। ये जुमला जरा पढ़े, प्रॉपर जीरो सिग्नल कलेक्टर करंट, कि शुरू में वहां से कोई करंट फ्लो ना हो। VCE जो हमारे पास कलेक्टर, और ये जो यहां पर है बेटा VCE, दिस वन should not fall below 0.5 volt for GE transistor and for 1 volt for silicon। क्योंकि आपको पता है कि GE के लिए 0.3 चाहिए हमें, लेकिन 0.5 0.3 से ज्यादा होगा तभी फ्लो करेगा ना, मिनिमम उसको 0.3 चाहिए, लेकिन हम थोड़ा सा उससे बढ़ा के देते हैं। सिलिकॉन के लिए 0.7 है, तो कम से कम 1 वोल्ट दें ताकि ट्रांजिस्टर जो है वो अपने एक्टिव रीजन में या वो चार्ज रीजन में या वर्किंग रीजन में रहे। और इंश्योर करें कि ऑपरेटिंग पॉइंट स्टेबल हो, कि कभी भी आईसी जीरो ना हो। क्यों, आईसी अगर जीरो हुआ, ये आईसी की वैल्यू है, इधर अगर आईसी जीरो हुआ तो कट ऑफ रीजन में आ जाएगा। क्योंकि इस लाइन को मैं सीधा क्रॉस करूं यहाँ पे, तो आईसी की वैल्यू यहाँ पे बहुत छोटी है, तो आईसी को हमने जीरो होने से बचाना है, और वीसी को भी हमने जीरो होने से बचाना है। क्योंकि अगर वीसी यहाँ पे, ये वीसी है हॉरिजॉन्टल लाइन पे,
VC अगर इस रीजन में आया तो ऊपर आपको कट ऑफ रीजन मिल रहा है, सेचुरेशन रीजन मिल रहा है। तो हमें दोनों सूरतों में बेटा अपने सिस्टम को कंट्रोल में रखना है, इन 2 पॉइंट्स को कंट्रोल में कर लो। अच्छा बेटा, अब ये एक और पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है कि आप कितना भी कंट्रोल कर लें सारे एक्सटर्नल पैरामीटर से, आपने करंट पे कंट्रोल कर लिया, सपोज बेस करंट पे, कलेक्टर करंट पे और एमिटर करंट पे, आपने रेजिस्टेंस पे कंट्रोल कर लिया, सपोज RB पे, RC पे, RE पे, आपने वोल्टेज भी तीनों कंट्रोल कर लिया। उसके भी बावजूद जब टेम्परेचर बढ़ता है तो ऑपरेटिंग पॉइंट में मसला पैदा हो जाता है, वो फिर डेविएट करना शुरू कर देता है। तो टेम्परेचर को भी आपने दे, अब ये टेम्परेचर कब कब उसमें एक्टिव रोल प्ले करता है? जी बेटा, बेटा टेम्परेचर का असर कब शुरू होगा या उसका रोल कब शुरू होगा? सर आई थिंक जब कोई चीज ज्यादा गर्म होगी या ज्यादा ठंडी होगी तो उसको बेटा देखें, टेम्परेचर। आपको याद होगा जब मैंने वो ब्लोअर अपना यूज कर रहा था तो मैंने उसमें हीट सिंक लगाए हुए थे ताकि टेम्परेचर को मैं कंट्रोल करूं बेटा। यस सर। आपको याद है ना बेटा? वो हीट सिंक मैंने क्यों लगाई थी? जबकि उसकी अपनी हीट सिंक 1 मिलीमीटर थिकनेस की थी और वो एल्यूमिनियम की थी, लेकिन उससे मुझे क्या नुकसान हो रहा था कि बैटरी और वो मोटर जो था उसकी वाइंडिंग बहुत ज्यादा गर्म हो गई थी। तो मैंने कोई उसमें रजिस्टर टेम्पर वोल्टेज वगैरह कुछ चेंज नहीं किया, मैंने सिंपल उसमें हीट सिंक बढ़ा दी जिससे टेम्परेचर कंट्रोल में रहा, तो मेरा ऑपरेटिंग पॉइंट की रेंज बढ़ गई। ये तो बेटा हम अभी शुरुआती अपने दिनों में उस प्रैक्टिकल को मैंने आपको करके भी दिखाया था। बेटा यहाँ तक क्लियर हो गया हमारे पास? अच्छा, यस सर। बायसिंग के कितने सर्किट्स होते हैं बेटा? ये मैं आपको पहले भी बेटा बता चुका हूँ कि कॉमन एमिटर हमारे पास, कॉमन कलेक्टर और कॉमन बेस हमारे पास 3 होते हैं, लेकिन उन्होंने उसको थोड़ा सा मुख्तलिफ अल्फाजों में यहाँ पे बेटा जो एक्सप्लेन किया है कि फिक्स बायस सर्किट होता है, फिक्स बायस विद एमिटर रेजिस्टर, जिसमें पहले में रेजिस्टर नहीं लगी होती एमिटर में, दूसरे में लगा देते हैं। कलेक्टर टू बेस बायस, यानी कलेक्टर से बेस की तरफ जाएगा, ठीक है। और पोटेंशियल डिवाइडर बेस सर्किट, उसमें हम क्या करते हैं बेटा कि पोटेंशियल से यानी मुराद है वोल्टेज को, हम वोल्टेज को डिवाइड करते हैं। और हमने देखा भी था कि जब हम सीरीज में लगा रहे थे सर्किट को तो वोल्टेज क्या हो रहा था, 5 वोल्टेज जो मैंने आपको कीकैड में करके दिखाया था, तो 5 वोल्टेज 2.5 में जाता है, यानी कि वोल्टेज डिवाइड कर रहे थे हम लोग। तो हमें पता है कौन सी रेजिस्टेंस लगा के हम कितना वोल्टेज को मैनेज कर सकते हैं। उस वक्त हमने 470 जब उसमें रेजिस्टेंस लगाई थी तो वो 5 वोल्ट से 2.5 वोल्ट पे आया था, लेकिन जैसे ही मैंने डबल कर दी, यानी कि जब 940 रेजिस्टेंस कर दी थी, तो वोल्टेज 5 वोल्ट से 1.67 वोल्ट पे आ गया था। तो इस तरह रेजिस्टर्स बढ़ा के भी हम वोल्टेज को मैनेज कर सकते हैं। लेट्स से मैंने आपको सर्किट दिखाया था जो पावर बैंक था, उसमें सेल तो 3.7 का था, लेकिन हम उसको 5 वोल्ट पे यूज कर रहे थे क्योंकि जो लाइट थी उसका वोल्टेज 5 था। तो उसमें जो ट्रांजिस्टर लगे हुए थे वो उस वोल्टेज को डिवाइड करके या ऐड करके बढ़ा के भेज रहे थे। तो वो जो सर्किट है असल में बेटा वो काम कर रहा था। और आप सबको मैंने वो उसकी जो वैल्यूज थी वो पढ़ाई भी थी कि बेटा इनका करंट चेक करें, इनका वोल्टेज चेक करें। आपने जो वो पेंसिल सेल था उसमें आपने देखा था वोल्टेज 3.7 वोल्ट, लेकिन वही बैटरी जब हम पावर बैंक में या उस छोटे सा जो पेंसिल पावर बैंक था उसमें यूज कर रहे थे तो वो बता रहा था कि इनपुट इसका 5 वोल्ट है, आउटपुट भी 5 वोल्ट है। तो 3.7 वोल्ट का की जो बैटरी है वो 5 कैसे देगी? दैट्स बिकॉज ऑफ दैट सर्किट। बेटा यू गॉट माय पॉइंट? यस सर। देखें, उस वक्त वो चीज आप किसी और नजर से देख रहे थे। जब मैंने टेबल पे या क्लास में वो चीजें लाया था, एक एक बच्चे से मैंने
उनको एग्जामिन कराया, ऑब्जर्व करवाया, उनको यूज करवाया कि भाई आप मोटर के टर्मिनल्स चेंज करके देखें, बैटरी के सर्किट्स को, उसकी पैरामीटर्स या उसके जो वो हैं स्पेक्स देखें। और सब इसकी वजह ये थी ताकि आपके सामने नजर से जब चीज गुजरती है और हाथ तो उसमें आपका इन्वॉल्व होता है, तो वो चीज आपके जहन में बैठ जाती है। और फिर वो जब चीज जिक्र में आती है, जब उसका हम तस्करा करते हैं, तो वो हमें क्लियर हो रहे, हाँ यार ये तो चीज देखी थी, लेकिन ये तो पॉइंट हमने सोचा ही नहीं था। अब आपके जहन में वो एक खलबली सी मची होगी कि हाँ यार वो तो 5 वोल्ट था, लेकिन उसमें बैटरी जो 3.7 वोल्ट की थी, तो 5 वोल्ट कैसे बना? मैंने आपको बताया था कि जो उसमें सर्किट है, वो सर्किट उसको 5 वोल्ट करके दे रहा है। तो वो एम्पलीफाई कर रहा है ना बेटा उसको, उसमें गेन वो डाल रहा है ना, जिसकी वजह से उसका वोल्टेज हमें बढ़ के मिल रहा है। बेटा ये है फिक्स्ड बायस ट्रांजिस्टर, जो इसमें सर्किट है, इसमें एमिटर ग्राउंडेड है। ये सिंपल वही है जो मैंने आपको क्लास में लास्ट टाइम बेटा बताया था। और इसमें आप देख सकते हैं कि इनपुट दोनों के 15 वोल्ट है, ठीक। और करंट जो फ्लो कर रहा है वो हम जो रेजिस्टेंस है उसकी आरबी, उधर से इनका जो समिंग पॉइंट है सेंटर पे वहां पे, और बेस की जो रेजिस्टेंस है वो 200 किलो ओम्स है, 200। और आरसी जो है वो सिर्फ 1 है। तो हम उधर रेजिस्टेंस हमने कम कर दी है ताकि करंट यहीं से फ्लो करे और कहीं से ना करे। तो बेटा जहां से नलका बंद करेंगे वहां से पानी फ्लो नहीं करेगा, जहां से नलके को खोल देंगे वहां से पानी ज्यादा फ्लो करेगा। दिस इज एज सिंपल एज दिस। और इस इक्वेशन में भी जो वीसीसी है, जो कि हमारे पास 15 वोल्ट इधर गिवन है, वो किसके बराबर होगा? वीबीई प्लस आईबीआरबी के बराबर होगा, क्योंकि दोनों इनपुट पे हमारे पास वोल्टेज सेम है। मेरिट्स क्या है? इट इज सिंपल टू शिफ्ट द ऑपरेटिंग पॉइंट एनीवेयर इन द एक्टिव रीजन बाय merely changing the base resistor. Wow, that's so important point कि इसमें हमें आसानी होती है, हम ऑपरेटिंग पॉइंट में कहीं भी मूव करना चाहें by simply changing the base resistor. A very small number of components are required. लेकिन इसके डीमेरिट्स क्या हैं कि कलेक्टर, अच्छा ये हमने तो बेस को फिक्स कर दिया ना, यानी कि बेस की रेजिस्टेंस लगा के बढ़ा के 200 करके वहीं पे इसको लॉक कर दिया, लेकिन कलेक्टर में आपने लॉक नहीं कर सकते, वहां पे तो नलका खुला हुआ, कभी ज्यादा कभी कम, कुछ भी हो सकता है। तो कलेक्टर करंट डज नॉट रिमेन कांस्टेंट विद वेरिएशन इन टेम्परेचर और पावर सप्लाई वोल्टेज। अब अगर टेम्परेचर चेंज होता है या पावर सप्लाई वोल्टेज किसी इनपुट वेरिएशन की वजह से कोई फ्लक्चुएशन होती है, तो उसमें ऑपरेटिंग पॉइंट आपका अनस्टेबल आ सकता है। जैसे बेटा माइक पे बात कर रहे होते हैं, तो माइक पे कभी कभार बड़ी शार्प और तेज तल्ख किस्म की आवाज निकलती है, क्यों? वो भी एम्पलीफाई कर रहा है। आप थोड़ा सा धीमे बोलते हैं, जब माइक के करीब हैं, तो एम्पलीफाई होके हमको जो रेंज होती है उसमें सुनाई देती है। लेकिन बाज़ औक़ात आप देखते हैं कि अचानक वो आवाज इतनी शार्प और कानों को तकलीफ देने वाली आवाज निकलती है, यानी वो अनस्टेबल ऑपरेटिंग पॉइंट हो जाता है। अब उसमें या तो टेम्परेचर होगा, उसका अमल दखल होगा, या पावर सप्लाई वोल्टेज का अमल दखल है, जिसकी वजह से हमें ये परेशानी का बेटा सामना करना पड़ता है। दूसरा पॉइंट क्या है बेटा डीमेरिट्स में? जब इसमें आप ट्रांजिस्टर को रिप्लेस करते हैं विद अनदर वन, तो उसमें बीटा की वैल्यू भी चेंज हो जाती है। तो जो अब आपका ऑपरेटिंग पॉइंट है वो भी आपका चेंज हो जाता है। तो उसमें वो डाउन की तरफ भी जा सकता है और कट ऑफ की तरफ भी जा सकता है। For small signal transistor, or example, not power transistor, with relatively high value of beta, this configuration will be prone to thermal runaway. यानी अब गेन आपका बढ़ रहा है तो थर्मल जो इम्पैक्ट है वो बढ़ेगा। In particular, the stability factor, which is a measure of change in collector current with a change in reverse sensitivity current, तो उसमें बेटा हमारे पास क्या होता है कि ये जो गेन भी अगर हम बढ़ाएंगे इसमें, तो गेन का जो आउटपुट है उस पर भी स्टेबिलिटी का फर्क पड़ता है, जो भी अभी माइक का जिक्र कर रहा था मैं, कि आपने थोड़ी, फिर आपके पास ट्यूनर होता है हाथ में, एक नॉब होती है जिसको घुमाते हैं, जिससे आप एडजस्ट करते हैं। अच्छा इस चीज को देख लें, रेडियो सिग्नल जो होते हैं FM 100 फला फला फला,
आप क्या करते हो, उनके ऑपरेटिंग पॉइंट तक अपने उसके ट्यून करते हो उसके फ्रीक्वेंसी को, कि इस फ्रीक्वेंसी पे हमें आवाज क्लियर सुनाई देगी। बाज़ औक़ात आगे से कोई पीछे से प्रॉब्लम होती है तो बड़े शोर और उसमें नॉइज आता है, जिसकी वजह से आवाज आपको क्लियर सुनाई नहीं देगी होती। तो बड़े ये सारे चंद फैक्टर्स हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं। ये इसके बेटा यूजेज है, इसको मैं स्किप कर रहा हूँ। अब इसमें ये क्या है कि ये वही फिक्स्ड बायस है लेकिन इसमें रजिस्टर लगा हुआ है। The fixed circuit is modified by attaching an external resistor to the emitter. This resistor introduces negative feedback that stabilizes the Q point. अच्छा हाँ बेटा, अब ये तो हो गया। अभी जो हम पहले जिक्र कर रहे थे, आपके पास एक तो चीज बढ़ रही है ना, अब उसको कम करने के लिए आप क्या करेंगे? आप उसके लिए, मैं आपको बेटा इसकी ऐसे एग्जांपल लूं, हार्ट का बाईपास क्या कैसे होता है बेटा? बेटा हार्ट का बाईपास कैसे होता है? कट लगाकर सर। कुछ पता है इस बारे में बेटा? चलें, अगर आपको पता नहीं है तो मैं इस चीज को बेटा रहने देता हूं। अब हम क्या करेंगे, जो आउटपुट है जो एम्पलीफाई हो रहा है उसको हम RE की मदद से भी चेंज कर सकते हैं। पहले तो खाली RB था, इसमें बताया है इसने कि हम सिर्फ ये जो मेरिट था मेयरली चेंजिंग द बेस रजिस्टर, क्योंकि उस वक्त RE है ही नहीं इसमें, क्योंकि खाली फिक्स्ड बायस्ड है। लेकिन फिक्स्ड बायस विद एमिटर रजिस्टर हम यहाँ पे रजिस्टर लगा देते हैं ताकि इसकी वैल्यू को भी चेंज करके हम इसको एडजस्ट कर सकें। अब हमारे पास दो ऑप्शन आ गए, आइदर हम RB को चेंज करें या RE को चेंज करें, तो उसके आउटपुट को हम लोग ट्यून कर सकते हैं। इसमें बेटा एक एडिशनल हमने दे दिए, इसके भी मुख्तलिफ फवायद और बेटा नुकसानात हैं, इसको आप अच्छी तरह देख लें। हमें असल में सिस्टम को Q पॉइंट के दायरे में रखना है। अब यहाँ पे जो लिखा हुआ इफ RB is low, voltage supply should be used in the base circuit. Using two supplies of different voltage is impractical. मुख्तलिफ तो आप कर ही नहीं सकते कि भाई बैटरी 3 पे है, आप पे 12 वोल्ट की चार्जिंग लगाओगे क्या? सवाल ही पैदा होता, वो इम्प्रैक्टिकल है। तो बेटा नॉर्मल एक रूटीन में हमारी ये चीजें, हमने अगर किसी चीज को चार्ज करना है तो इलेक्ट्रिकल सिस्टम को, तो उसमें वोल्टेज सेम होना लाजमी है, ये ध्यान में रखें। और दूसरा है टू बेस बायस, बेटा आप चेक करें दिस कॉन्फ़िगरेशन एम्प्लॉयज के negative feedback prevent thermal and stabilize the operating point. In this form of biasing, the base resistor is connected to the collector instead of connecting it to the DC source. अब हमने जो बेस, ये जो लगी बेटा, ये लाइन पहले क्या थी, ये वाली लाइन यहां से निकल के, जैसे हैंग ऑन बेटा, यहां से निकल के बाहर जा रही है, लेकिन इसको घुमा के लाइन को वापस कलेक्टर में लगाना, इस रेजिस्टेंस की लाइन को जो हमारे पास बेस की है उसको कलेक्टर में लगाना। So any thermal runaway will induce a voltage drop across the RC resistor. तो अगर इसमें कोई भी हमारे पास हीट जनरेट होती है तो उसकी वजह से वोल्टेज ड्रॉप होगा, क्योंकि टेम्परेचर करता क्या है, फैलाता है, वो चीजों को नरम करता है, जिसकी वजह से ज्यादा करंट उसमें से पास हो सकता है। तो उसकी वजह से यहाँ पे भी उसको रुकाव मिलता है, एक रिस्ट्रिक्शन मिलती है। तो हो सकता है ये बेस करंट को भी बढ़ा दे, तो हम जो RC है वो भी उसको कंट्रोल में रखता है। पहले तो हम क्या करते थे कि वोल्टेज लगा रहे थे, हमने सपोज 12 वोल्ट फिक्स लगा दिया, यहाँ पिछली फिगर में 15 वोल्ट लगाते हैं, लेकिन अब हमने इंटरनली उसका एक सोल्यूशन निकाल दिया कि उसको बाहर के वोल्टेज से नहीं, अंदर के ही रेजिस्टेंस से लगा दो,
तो उसके अंदर जो वोल्टेज होगा, जो ड्रॉप होगा, वो उसको मेंटेन रखेगा। तो बेटा ट्रांजिस्टर खाली एक 3 लाइनें नहीं है एमिटर, बेस और कलेक्टर की, इनके आपस में मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन हैं और उन कॉम्बिनेशन का पर्पज मुख्तलिफ होता है, वो अपना अपना काम करते हैं और उनकी कैलकुलेशन भी मुख्तलिफ होती है। यस, जो P इक्वल टू आई आर वी आई या V इक्वल टू आई आर जो है वो इक्वेशन हमने अप्लाई करनी होती है कि उन इक्वेशन को अप्लाई करके हमें रिजल्ट क्या मिलता है। तो बेटा आप देखिए यहाँ पर हर जगह वही इक्वेशन हमारी, ये KVL क्या है, किरचॉफ वोल्टेज लॉ या किरचॉफ करंट लॉ, ये हमें सारी बेटा इक्वेशन जो है वो इनकी मदद से हमें पता चलता है। पोटेंशियल डिवाइडर बाय सर्किट, इसमें बेटा फौरन हम सर्किट पे देखते हैं कि बेस पे अब इन्होंने 2 रेजिस्टेंस लगा दी। अब इसमें हमारी थोड़ी सी ओरिएंटेशन मुख्तलिफ है। राइट हैंड साइड सर्किट हमारा से कलेक्टर, एमिटर ग्राउंडेड, बेस की साइड पे पहले हमने 15 वोल्ट लगाया था, तो वो ओपन था, इनपुट था उसमें। दूसरे में हमने इस रेजिस्टेंस को घुमा के ऊपर वाली को कलेक्टर में लगा दिया था। लेकिन अब तीसरी कंडीशन में हमने क्या किया है कि इस वोल्टेज रेजिस्टेंस को हमने दोनों को एक और रेजिस्टेंस में ऐड कर दिए। अच्छा, इससे होता क्या है? This is the most commonly used arrangement for biasing as it provides good bias stability. In this arrangement, the ammeter resistance Re provides stabilization. The resistance Re cause a voltage drop in the direction so as to reverse bias the ammeter junction. हमें उसको ब्लॉक रखना है, जो एमिटर जंक्शन है वो रिवर्स बायस ही रहे ताकि करंट एक तरफ से फ्लो करे, कलेक्टर से एमिटर की तरफ। तो ये बेटा जैसे डायोड है, डायोड एक तरफ से रिवर्स बायस है और दूसरी तरफ से फॉरवर्ड बायस है। तो इसी तरह ट्रांजिस्टर को भी हमने बेटा इस तरह ओरिएंटेशन करनी है कि वो एक तरफ से फॉरवर्ड बायस हो, दूसरी तरफ से रिवर्स बायस हो, वो दूसरी तरफ से करंट को अलाउ ही ना करें। तो इस तरह बेटा मुख्तलिफ ओरिएंटेशन से, मुख्तलिफ कॉम्बिनेशन से हम एक ट्रांजिस्टर के सर्किट में